प्लूटो के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, यानी कि ये हमारे सोलर सिस्टम का 9वां सियारा है। लेकिन अब ये सियारा हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हो चुका है। हाल ही में प्लूटो पर होने वाली नई स्टडी ने साइंसदानों के इन ख्यालात को बदल कर रख दिया है। हाल ही में उनको प्लूटो के बारे में ऐसी चीजें पता चली हैं जिनको वो उस वक्त भी नहीं जानते थे जब प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा था। जैसा कि पहले ये कहा जाता था कि प्लूटो एक आइसी ड्वार्फ सियारा है जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। अभी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इसको फिर से स्टडी किया गया, जिससे साइंसदानों को ये शक हुआ कि यहाँ पर जिंदगी के आसार मौजूद हैं। टेलीस्कोप ने प्लूटो की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें खींची हैं। आखिर इन तस्वीरों में साइंसदानों ने क्या देखा और क्या सच में प्लूटो की जमीन के नीचे लाइफ मौजूद है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ड्वार्फ सियारा है। ये हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी सियारे नेपच्यून से आगे कीपर बेल्ट में मौजूद है। 2006 में प्लूटो के बारे में कहा गया था कि ये अब सियारा नहीं है। इस बात ने लोगों और साइंसदानों में एक बहस शुरू कर दी। पहली बार प्लूटो के बारे में एक अमेरिकन साइंसदान पर्सिवल लोवेल ने 1905 में बताया था, जब साइंसदानों ने यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट में किसी दूसरी चीज की ग्रेविटी के इफेक्ट को नोटिस किया। लोवेल ने 1915 में प्लूटो की लोकेशन का पता लगाया था। लोवेल और दूसरे साइंसदानों ने प्लूटो के बारे में जो भी स्टडी की, उनकी मदद से क्लाइड तंबोक ने आखिरकार 1930 में प्लूटो को डिस्कवर कर लिया। प्लूटो स्पेस से बहुत दूर है। 2015 में जब नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो तक पहुंचा, तो हमने पहली बार प्लूटो को बहुत करीब से देखा और साथ ही हमने इसकी सरफेस और इसकी कंडीशन को अच्छी तरह स्टडी किया। प्लूटो का डायमीटर 1473 मील है। पिछले कुछ महीनों में कंप्यूटर सिमुलेशन से ये बात पता चली है कि प्लूटो का ऑर्बिट दूसरे सियारों की निस्बत हॉरिजॉन्टल और लंबा है। प्लूटो 20 साल तक नेपच्यून के ऑर्बिट में मूव कर रहा था, लेकिन प्लूटो की एजीम्यूथल लाइब्रेशन और लैटिट्यूड लाइब्रेशन की वजह से नेपच्यून और प्लूटो आपस में नहीं टकरा पाए। जब प्लूटो ने नेपच्यून के ऑर्बिट का क्रॉस किया तो ये नेपच्यून से 90 डिग्री तक दूर था। इस फिनोमिना को एजीम्यूथल लाइब्रेशन कहते हैं और लैटिट्यूड लाइब्रेशन इस बात को यकीनी बनाता है कि प्लूटो सोलर सिस्टम और नेपच्यून के प्लेन से हमेशा दूर रहेगा। प्लूटो की ये दोनों खसूसियात एक साथ काम करती हैं, जिनकी वजह से प्लूटो को कोई भी नुकसान नहीं होता। जापान की स्पेस एजेंसी और कई दूसरी स्पेस एजेंसी के साइंसदानों ने प्लूटो के इस खास ऑर्बिट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इन दोनों सियारों की वजह से 3 से 2 ऑर्बिटरी सोनस से पता चला है कि जितनी देर में नेपच्यून सूरज के गिर्द अपने 3 चक्कर मुकम्मल करता है, उतनी देर में प्लूटो सूरज के गिर्द सिर्फ 2 चक्कर कंप्लीट करता है। साइंसदानों ने डिस्कवर किया है कि नेपच्यून का असर प्लूटो के एजीम्यूथल लाइब्रेशन पर ज्यादा है, और फिर जब आप यूरेनस की ग्रेविटी को इक्वेशन में ऐड करते हैं तो चीजें साउथ की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यूरेनस का असर प्लूटो की दोनों खसूसियात यानी एजीम्यूथल लाइब्रेशन और लैटिट्यूड लाइब्रेशन पर होता है। इन दोनों चीजों की वजह से प्लूटो का ऑर्बिट अनस्टेबल है। इसी वजह से प्लूटो को या तो नेपच्यून से टकराना था या सोलर सिस्टम से बाहर जाना था, लेकिन प्लूटो को टकराने से जिसने बचाया वो जुपिटर और कुछ हद तक सैटर्न है। हालांकि नेपच्यून और यूरेनस प्लूटो से काफी दूर हैं, लेकिन इनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये डोमिनेट रह सकते हैं। अगर जुपिटर को देखें तो इस अकेले की ग्रेविटी की वजह से प्लूटो 5 अरब साल तक अपने ऑर्बिट में सही से मूव करता रहा है। इस नई स्टडी की वजह ही ये जानना है कि प्लूटो के ऑर्बिट की स्टेबिलिटी इतनी कम क्यों है और प्लूटो को जिंदा रहने के लिए सोलर सिस्टम के बाकी सियारों की जरूरत क्यों है। प्लूटो को तंबोक से रेफर किया जाता है। प्लूटो की सरफेस पर बड़े बड़े हार्ट शेप पैचेस हैं। सियारे को लेफ्ट साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड ने ढका हुआ है, जो देखने में आइसक्रीम कोन के जैसा लगता है। प्लूटो के हार्ट से प्लूटो की सरफेस का मटेरियल कंपोजिशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्लूटो के सेंटर लेफ्ट में स्मूथ जगह को भी देखा जा सकता है। सियारे की इस जगह पर मेट्रोइड्स के टकराने की वजह से कोई भी क्रेटर नहीं है। इस तरफ में कुछ किलोमीटर के फासले पर ब्लैक स्ट्राइक्स को भी देखा जा सकता है। ये लाइंस ड्वार्फ सियारे के गिर्द चलने वाली हवाओं की वजह से हैं। प्लूटो की सरफेस सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ठंडी है। यहाँ का टेम्परेचर -375 फ़ारेनहाइट से लेकर 400 फ़ारेनहाइट तक है। प्लूटो किसी वक्त में रेड कलर में भी बदल जाता है। ऐसा सीजनल चेंजिंग की वजह से होता है।
पहले हबल टेलीस्कोप से प्लूटो की जो तस्वीरें खींची गई थी उनसे ये सबूत मिले थे कि प्लूटो पर ओशन भी है, लेकिन इस पर आज भी बहस चल रही है। साइंसदानों ने ये डिस्कवर किया है कि प्लूटो के स्पुतनिक प्लेनेशिया जोन में बहुत ज्यादा बर्फ होने की वजह से इस जोन ने प्लूटो की ओरिएंटेशन को बदल दिया है। न्यू हॉरिजन की कैलकुलेशन के मुताबिक ये बर्फ 6 मील मोटी है और ये भी कहा जाता है कि प्लूटो की सरफेस के नीचे या ऊपर अभी भी पानी मौजूद है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज प्लूटो में ऐसी हैं जिनसे प्लूटो अंदर से पहले की निस्बत गर्म हो गया है। साइंसदानों का मानना है कि इन फाइंडिंग्स की वजह से इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि प्लूटो की सरफेस के नीचे किसी किस्म की लाइफ मौजूद है। प्लूटो की कुछ मजीद फोटोज में यहाँ पर व्रेट मॉन्स और पिकट मॉन्स को भी देखा जा सकता है। इन दोनों के बारे में यकीन है कि ये क्रायो वोल्केनोज हैं। पिकट मॉन्स की ऊंचाई 4 मीटर है और इसकी चौड़ाई 150 मील है, जबकि व्रेट मॉन्स की लंबाई 4 मील है और इसकी ऊंचाई 90 मील है। इन वोल्केनोज की पीक पर बहुत गहरे डिप्रेशंस भी हैं। क्रायो वोल्केनो स्पेन पर मौजूद वोल्केनो से बहुत मिलता है, क्योंकि प्लूटो की सरफेस का ज्यादा हिस्सा बर्फ से कवर है। इसीलिए क्रायो वोल्केनोस में एक्टिविटीज रेडियोजेनिक हीट की वजह से होती है, जो प्लूटो के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बिखरने की वजह से पैदा होती है। लेकिन अब तक साइंसदान ये नहीं समझ सके कि ये वोल्केनोस फटते कैसे हैं, क्योंकि प्लूटो में टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं होती, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मूव करती है जैसा स्पेन पर होता है। प्लूटो के क्रायो वोल्केनोस की खसूसियात जमीन पर मौजूद शीर वोल्केनो से मिलती जुलती हैं। कुछ साइंसदान का कहना है कि जब प्लूटो बना था तो ये बहुत गर्म था और हो सकता है कि अभी भी प्लूटो की सरफेस में पानी हो, और यही बात प्लूटो की सरफेस में लाइफ के होने के चांसेस को बढ़ा देती है। दोस्तों, जिस तरह साइंसदान अपने सियारों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसी तरह वो सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे सियारों को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। साइंसदान बहुत जल्द जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम को स्टडी करने का प्लान बना रहे हैं, और वो कुछ ही दिनों में ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं। ये ऐसा सोलर सिस्टम है, यहाँ पर 7 रोकी सियारे मौजूद हैं, यानी कि वहाँ पर हमारी जमीन जैसी जमीन है, और इन 7 में से 3 सियारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं, जिसका मतलब है कि उन तीनों सियारों पर पानी मौजूद हो सकता है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए साइंसदान उनके एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में वहाँ पर पानी मौजूद है, और क्या सच में वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, और क्या सच में उसके अंदर लाइफ हो सकती है या नहीं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इतना ज्यादा एडवांस है कि वो दूर से दूर सियारे के एटमॉस्फेयर में केमिकल्स को अच्छी तरह स्टडी कर सकता है। केमिकल को स्टडी करने से हमें ये पता चल जाता है कि उस सियारे का एटमॉस्फेयर किस चीज से बना है, और किसी सियारे के बारे में जानने के लिए उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि आने वाले वक्त में हम हमारी जमीन जैसे सियारे को बहुत जल्द ढूंढने वाले हैं। आपको इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है आज की ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पर लाजमी शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही स्पेस की अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।